लेकर आया हूँ हिंदी सिनेमा के ट्रेंड सेटिंग गाने और उनसे जुड़ी म्यूजिकल कहानियाँ मेरे इस अनोखे शो हैशटैग सिर्फ और सिर्फ 92.7 हिंदी फिल्मों ने हमें हर मौके, हर मूड, हर फिल्म, हर ओकेजन के गाने दिए। ब्रेकअप से लेकर पैचअप तक, बर्थडे पार्टी से लेकर कॉकटेल पार्टी तक, लाइफ से लेकर वाइफ तक, हर चीज पर गाने बने और ये गाने हम हर वक्त गुनगुनाते रहते हैं। क्यों बने ये गाने इतने यादगार और इतने ट्रेंड सेटिंग, यही बताऊंगा मैं आपको अपने शो में जिसका नाम है हैशटैग सलीम। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेलिब्रेशन। पहले शो का एक छोटा सा ट्रेलर आपको सुनाता हूं। कैसे पंचम दा को था एक दिन आइसक्रीम खाना और इसी आइसक्रीम से बन गया एक हिट गाना। क्या आपने पहचाना? मैं बताता हूं ये गाना, सुनिए। फिल्म जवानी दीवानी, इस फिल्म के प्रोड्यूसर रमेश बहल और आर.डी. बर्मन जी बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों अक्सर फुर्सत में तफरी पर निकल जाते थे। पंचम दा जितने गाने के शौकीन थे उतने ही खाने के। एक दिन रात को पंचम दा का मन हुआ कि आइसक्रीम खाई जाए। तो रमेश बहल के घर गए और उनसे कहा चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। दोनों निकल पड़े। गाड़ी लेकर थोड़ी दूर गए तो ट्रैफिक मिल गई। अब ट्रैफिक में कभी गाड़ी रुकती तो कभी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ी और आर.डी. बर्मन से ट्रैफिक और आइसक्रीम का इंतजार बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपनी बोरियत दूर करने के लिए गाड़ी की स्टीयरिंग पर उंगलियां चलते हुए गुनगुनाने लगे, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी करो इंतजार। ये लाइन सुनकर रमेश बहल ने कहा कि पंचम ये तो गाना बन सकता है। पंचम ने फिर एक बार दोहराई और उसमें जोड़ दिया, नहीं नहीं अभी नहीं, मैं हूं बेकरार। फिर क्या था, आर.डी. को मिल गया एक खूबसूरत मुखड़ा। उन्होंने पूरे गाने की धुन गाड़ी में ही क्रिएट कर ली। लोग कहते हैं कि क्रिएटिव आदमी जब कुछ क्रिएशन करता है तो भूख प्यास सब कुछ भूल जाता है, मगर कुछ क्रिएटिव लोग ऐसे भी होते हैं जो इस भूख प्यास से भी गाना बना लेते हैं, जैसे पंचम का। और इसी तरह से एक कमाल का यादगार हिट गाना बन गया। कमाल है ना ये ट्रेंड सेटिंग स्टोरीज, किस तरह से कैसे कमाल के गाने बनते हैं। And this is what hashtag सलीम is all about. और मैं ये ट्रेंड सेटिंग गाने और ये ट्रेंड सेटिंग स्टोरीज आपको मेरे शो में हैशटैग सलीम में बताऊंगा। Ladies and gentlemen, let's hear it for hashtag सलीम 92.7 बिग एफएम का ये नया नवेला शो जो सलीम मर्चेंट हमारे लिए लेकर आए हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार जरा जम के तालियां हो जाए। बिल्कुल लाइव आपने उस शो का मजा यहाँ पर लिया है एंड कमाल किया आपने। जिस तरह से कहानी बताई, ऐसा लग रहा था कि वाकई में पंचम दा और बहल साहब डिस्कस कर रहे हैं। फिर वो स्टीयरिंग व्हील, यही रेडियो की खासियत भी होती है कि वो नज़ारे सब आंखों के सामने आ जाते हैं। तो जिन्होंने अब तक अपने कमाल के गानों पर हमें नचाया है, झुमाया है, थिरकाया है, अब वो अपने बातों से, किस्सों से और अपनी आवाज से हमें मंत्रमुग्ध करने वाले हैं। सलीम साहब 92.7 बिग एफएम पर लेकर आए हैं ये नया शो जिसका नाम है हैशटैग सलीम। और मुंबई में आप ये शो रात 8 बजे और रेस्ट ऑफ इंडिया में पूरे भारतवर्ष में शाम 6 बजे ये शो आप सुन पाएंगे। और न सिर्फ इंडिया में बल्कि दुबई में भी ये शो सुना जाने वाला है। तो एक बार जरा जम के तालियां हो जाए। बहुत शुक्रिया। कैसा है ये रेडियो का एक्सपीरियंस आपका, मैं जानना चाहूंगा। ये एक्चुअली मेरे लिए बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस है और मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि कितनी खुशी हो रही है। पहली बात तो म्यूजिक का मैं बहुत बड़ा मुरीद हूँ और म्यूजिक मेरे लिए एक इबादत है और ये शो के जरिए मुझे बहुत इंफॉर्मेशन और बहुत सारी नॉलेज भी प्राप्त हो रही है। कैसे ये हिट गाने बने और कैसे कुछ हिट गानों के पीछे कुछ कमाल की जो कहानियां हैं, किससे
उसको जानकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। कुछ कुछ स्टोरीज तो ऐसी हैं कि जो कुछ गाने मेरे इतने दिल के करीब है, न केवल मेरे, पूरी दुनिया के। हम सब हिंदी फिल्म के गानों के दीवाने हैं, खासकर जो गोल्डन ईरा ऑफ हिंदी फिल्म म्यूजिक रहा है। बिल्कुल। जो कमाल के हमारे कंपोजर्स रहे हैं, आर डी बर्मन जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी, मदन मोहन साहब, जयदेव जी, और इतने अमेजिंग गाने बनाए हैं। और क्या स्टोरीज रही है इस गानों के पीछे, कैसे रिकॉर्डिंग्स हुई है, कुछ कुछ अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है। एब्सोल्युटली। कैसे अरेंजमेंट्स, वो उस जमाने में जहाँ पर रिकॉर्डिंग डबिंग की फैसिलिटी नहीं थी, वैसे कैसे कभी कभार सिंगर्स आवाज खराब होने के बावजूद रिहर्सल करते करते गाना डब हुआ। और कुछ कुछ चीजें जैसे किशोर कुमार जी का पागलपन, कुछ अतरंगी कहानियां जी, वो कैसे वो आज भी रिकॉर्डिंग में वो मौजूद है। कुछ कुछ अतरंगी कहानियां, कुछ किस्से हैं जी। तो ये सब चीजें मुझे जानकर और ये दुनिया को बताकर इतनी खुशी हो रही है दैट आई कांट मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ कि मुझे कितना मजा आ रहा है ये करके। और इसके अलावा ऑफ कोर्स कुछ कुछ चीजें ऐसी भी है कि मेरे पर्सनल ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। जैसे विजुषा साहब हैं जो कल्याण जी भाई के बेटे हैं, और उन्होंने बहुत अमेजिंग काम किया है। जैसे फिल्म कुर्बानी में, जैसे फिल्म डॉन में उन्होंने एक जो 7 साल के थे जी, और 7 years, सॉरी वो 7वीं क्लास में थे, 7th क्लास में थे जब उन्होंने डॉन का वो कीबोर्ड का वो सोलो बजाया था, ये मेरा दिल प्यार करने वाला। तो ऐसे कुछ किस्से हैं जिसमें जो मैं म्यूजिशियंस और कंपोजर्स के साथ रूबरू हो सकता हूँ उनके साथ में, और उनसे हम सुन सकते हैं कि असली में क्या वो स्टोरी थी, कैसे वो गाने रिकॉर्ड हुए। बहुत सारे ऐसे अमेजिंग म्यूजिशियंस हैं, जैसे फ्रैंक कोवाज है जो आर डी बर्मन के ड्रमर रह चुके हैं, विजुषा जी हैं जी, और ऐसे बहुत सारे रमेश अय्यर साहब हैं, गिटार बजाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिशियंस जो आज भी हैं हमारे साथ और इंडस्ट्री में बजाते हैं। कुछ कुछ म्यूजिक कुछ रिटायर हो गए, कुछ नहीं बजा रहे इंस्ट्रूमेंट्स इंडस्ट्री में, लेकिन वो उनकी यादें, उनके एक्सपीरियंसेस हमारे साथ हैं। तो मैं उनको इनवाइट करूँगा। कुछ बहुत अमेजिंग सिंगर्स हैं हमारे साथ, जैसे कि उषा उत्तुप जी हैं जिन्होंने कमाल का काम किया है, बहुत अमेजिंग आइकॉनिक सॉन्ग रिकॉर्ड किए उन्होंने पंचम का, और बहुत सारे कंपोजर्स के साथ। तो उनको हम बुलाएंगे हमारे शो में और उनके साथ बातें करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या असल में हुआ था इस रिकॉर्डिंग के वक्त और कैसे ये आइकॉनिक ट्रेंडसेटिंग गाने बने। क्या वंडरफुल। और जब इन गानों से जुड़े हुए किस्से हम सुनते हैं तो दोबारा जब रेडियो यही कमाल करता है, सलीम साहब वही कमाल करने वाले हैं हैशटैग सलीम के साथ। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने इस शो को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। मैं चाहता हूँ कि हम आपका वेलकम करें, फॉर्मल वेलकम करें। हमारे नेशनल प्रोग्रामिंग हेड हैं अतुल राजदान साहब, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बढ़िया सा बुके देकर और आप सभी की जोरदार तालियों के साथ सलीम साहब का हम वेलकम करते हैं बिग एफएम के परिवार में। So much, thank you. This is a big honor and pleasure. Thank you very much. अच्छा, कोई एक ऐसा गाना, मतलब ऑफ कोर्स अब आप एज अ आरजे शो कर रहे हैं तो रेडियो पर वो गाना, उसकी जुड़ी हुई कोई याद जो जब अगर आपको सुनाई दे तो आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है आज भी, क्या गाना है यार, यही तो वो गाना है। तो उस दौर की अगर बात करें तो ऐसा कोई गाना जो आप बताना चाहेंगे? Well, एक गाना जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और बहुत फनी भी लगा जी, वो है जय जय शिव शंकर। और वो गाना जब मुझे पता लगा कि क्या हुआ था उस रिकॉर्डिंग पर, मैं छोटे से एक स्टोरी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओपी नैयर साहब का गाना था और नैयर साहब बहुत मेहनत करके गाना बनाए थे। और सॉरी आर डी बर्मन साहब का गाना था, मैं कंफ्यूज हो गया दूसरी स्टोरी से। आर डी बर्मन साहब का गाना था और उन्होंने बहुत ही मेहनत करके गाना बनाया, लेकिन जो इसके गाने के प्रोड्यूसर थे जे ओ प्रकाश जी, उनको ये गाना इतना पसंद नहीं आया। रिकॉर्डिंग चल रही थी और पता नहीं क्यों रिकॉर्डिंग के दरमियान उनको मजा नहीं आ रहा था। पैसे खर्च हो रहे थे, पैसे खर्च हुए उस जमाने में 50,000 रुपये खर्च हो गए इस गाने का। तो 50,000 रुपये बहुत ज्यादा होते, जे ओ प्रकाश जी के लिए बहुत ज्यादा थे। तो बार बार पंचम को ताने मार रहे थे कि 50,000 खर्च हो गए, 50,000 खर्च हो गए, गाने में मजा नहीं आ रहा है, गाने में कुछ एंजॉय नहीं कर रहे हम। तो देखिए उस जमाने में
रिकॉर्डिंग्स में एक्टर्स भी शामिल होते हैं। तो जाहिर है राजेश खन्ना साहब भी थे और किशोरदा गाना गा रहे थे ऑफ कोर्स। तो राजेश खन्ना जी ने जब ये सुना तो उनको बुरा लगा कि जीव प्रकाश जी कह रहे कि यार ये 50,000 खर्चा हो गया, 50,000, तो उनको बुरा लगा। उन्होंने आर डी बर्मन का चेहरा देखा, आर डी बर्मन का चेहरा उतरा हुआ। तो उन्होंने किशोरदा के कान में जाके उनसे कुछ कहा। किशोरदा हंसने लगे, हंसते रहे और फिर पंचम दा को कहा कि चलिए रिकॉर्डिंग शुरू। अब रिकॉर्डिंग के वक्त जो हुआ वाकई वो इतना मजेदार किस्सा है। आखिर में गाने चले, मुखड़ा हुआ, म्यूजिक आए, अंतरे चले, अंतरे के बाद आखिर में जब गाना पूरा, जब उसका क्लाइमैक्स होता है तब किशोरदा अचानक चिल्लाने लगे माइक पे, जोर से बजाओ, ईमानदारी से बजाओ, 50,000 खर्च हो गए, कैसे बजा रहे हो आप, जरा मजे से बजाओ। इस तरह से उन्होंने रिकॉर्डिंग में कह दिया और वो दोस्तों रिकॉर्डिंग में आज भी है। सिर्फ 50,000 वाला पार्ट काट दिया। नहीं, 50,000 भी है उसमें 50,000 भी। अगर आप जय जय शिव शंकर गाना सुनेंगे आखिर का, उसमें किशोरदा 50,000 खर्च हो गए, ईमानदारी से बजाओ, इस तरह से उन्होंने कहा है। तो आज भी वो उनकी आवाज रिकॉर्डिंग में मौजूद है। क्या तो ये सब फनी जो चीजें हैं, और देखिए बहुत सभी को लग रहा था कि गाना कभी हिट होगा नहीं, लेकिन ये सुपर डुपर हिट हो गया। वंडरफुल। और ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, बारीकी चीजें हैं, जैसे कि जय जय शिव शंकर जो गाना है वो ऑब्वियसली शंकर भगवान की जय जयकार है। और कैसे पंचम गाने ये गाने में वॉइस के अलावा अगर आप गौर से सुनेंगे तो डमरू का साउंड बड़ा इम्पोर्टेंट है उसका। तो डमरू ऑफ कोर्स शिव जी का इंस्ट्रूमेंट था। तो कैसे पंचम गाने कुछ चीजें इतनी ध्यान से और इतने सोच से इस गाने को, हालांकि गाने में बहुत कुछ और तामझाम है, लेकिन डमरू का साउंड बड़ा प्रॉमिनेंट है। एब्सोल्युटली। तो ये अगर आप एज अ म्यूजिशियन, एज अ म्यूजिक लवर सोचेंगे तो गौर करेंगे कि कितनी सोच और कितनी मेहनत और कितने प्यार से उस जमाने में म्यूजिक बनता है। एब्सोल्युटली। इसीलिए हम कहते हैं कि गाने जो हिट थे हिट रहेंगे और ये डेफिनेटली हिट रहेंगे। अतुल साहब, आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे? नमस्कार। बिग एफएम का हमेशा से हिस्ट्री रहा है कि हमने यूनिक कंटेंट डेवलप किया है एंड उसके साथ एक सेलिब्रिटी क्वेश्चन को अटैच किया है। अनु कपूर जी का शो है हमारे पास, सुहाना सफर सबसे बड़ा शो है हमारे लिए। अनु मलिक जी का शो है हमारे पास। सो इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमने एक नया स्टेप लिया है, एक यूनिक ट्रेंड सेटिंग म्यूजिक के बारे में। एंड आई एम ऑनर्ड टू हैव सलीम ऑन बोर्ड विद बिग एफएम। हमारी ये कोशिश रहेगी कि लिसनर्स को एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस दिया जाए। वो जो ट्रेंड सेटिंग सॉन्ग्स हैं उसके पीछे की क्या कहानियां हैं, कैसे म्यूजिक चेंज हुआ ओवर द इयर्स, कैसे साउंड्स चेंज हुए ओवर द इयर्स, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, जैसे अभी इन्होंने डमरू के बारे में बताया, ऐसे ही बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आइकॉनिक हो गए इन गानों की वजह से। सो उन सब चीज़ों के बारे में सलीम जी हमें बताएंगे। सो आई एम एब्सोल्युटली ऑनर्ड टू हैव हिम ऑन बोर्ड विद बिग एफएम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस फैमिली। You've been known to do things completely out of the box and things that are not coming under a singer or the composer's line with Salim Merchant who's doing that. Now you're here as an RJ, so how is this experience going on for you? I don't do so many things out of the box. I'm still in a box. But I'll enjoy doing different things. Like I feel being an RJ for me is as an extension to my personality, and God has blessed me with this thing about communicating with people. And music is also in a form of a communication. When you have something in your heart, a feeling of celebration, a feeling of sadness, a feeling of happiness, the way you communicate through your music is really an art. And I think I've been really blessed that I can, what I feel in my heart, I can speak about it. And I think, when I got this offer from Big FM to host this show,
with this amazing concept of telling people about some iconic stories about these historic, amazing songs, I jumped upon it. I said it'll be great. For me, it's a very knowledgeable thing also, because I wanted to know some of the amazing, iconic stories of how songs were made. And once I know about them, then I can tell people. So some stories, of course, a few of them I knew, but a lot of them, there is a big research team at Big 92.7 FM that researches these amazing stories, finds out the real truth, and tells me to narrate it to the audience. So how you prepared yourself as an artist? I don't have to prepare anything. I think, like I said, God has given me this talent of communicating my feelings, my emotions, what I feel as a person to the audience. As a musician, if I'm feeling sad, I'm feeling happy, I'm feeling euphoric, I'm feeling dramatic, I'm feeling whatever, I have been able to express my feelings through my music to the audience, through the medium of cinema. Later on, that extended with live concerts. When I'm performing with people, in front of people, I have the microphone, I sing my songs, and I'm able to communicate. It extended through reality shows where I'm communicating with the audiences, with the contestants, of how I feel about a certain performer's performance. And this is just another extension of being an RJ, about how I feel about certain amazing, iconic, trend-setting songs of Hindi cinema and stories behind them, and my feelings towards towards what I feel about these songs. So how you enjoying as an artist? First debut. I am absolutely loving it. Come here, so that I can talk to the camera. How much different for you to interact with your fans in a radio as RJ or in a live concert? Totally different. तो कितना अलग है अपने fans? Actually, ये अलग इतना नहीं है. मानता हूँ कि टीवी, रेडियो, सिनेमा, ये अलग अलग माध्यम है कम्युनिकेशन के. लेकिन एज एन आर्टिस्ट मैं अपने आप को ज़्यादा कुछ अलग नहीं समझता कि मैं रेडियो में अलग हूँ, टेलीविज़न में अलग हूँ और सिनेमा में अलग हूँ, म्यूज़िक डायरेक्टर के रूप में अलग हूँ. मैं अपने आप को एक ही एक्सटेंशन, मैं अपने आप को एक ही, मेरी हैसियत, एक मेरी पर्सनालिटी एक ही है. मैं अपनी पर्सनालिटी का एक्सटेंशन करता हूँ रेडियो के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए, और जो मेरी फीलिंग्स है, जो मेरी भावनाएं हैं, जो मेरी सोच है, उसको मैं ऑडियंस को देता हूँ अपनी तरह से. और इसमें ऑफ कोर्स रेडियो एक अलग माध्यम, पर ये माध्यम मुझे हमेशा एक्सपेरिमेंट करके मुझे कहीं ना कहीं बहुत पसंद आता था. जब भी मैं कभी रेडियो इंटरव्यूज़ में जाता था तो मुझे बहुत दिलचस्पी होती थी कि कैसे लोग मेरी आवाज़ सुन के एक इंसान की एक कल्पना कर रहे हैं, इंसान की सोच की कल्पना कर रहे हैं. तो वो मुझे हमेशा बहुत प्रभावित करता था. सो आई थॉट इट बी नाइस फॉर मी टू get into the radio. As we talking about the radio, yesterday the Tubelight song is launched radio. जी. तो आपने सुना क्या? मैंने सुना नहीं है ट्यूबलाइट सॉन्ग. मेरी ट्यूबलाइट अभी भी बंद है, पर खुल जाएगी जल्दी. Okay. As you talk about so much strong hit, recently the Bahubali did a very fantastic 1500 crore collection. What is your opinion on this? Because Tollywood is becoming an international film. Every media talking about this film. Bollywood content is always low, always not giving a proper film. मैं कौन होता हूँ ट्रेड के बारे में बात करने के लिए? लक्ष्मी और सरस्वती के दोनों के अलग रास्ते हैं. आप मुझे लक्ष्मी का अगर पूछेंगे, मैं आपको सरस्वती के बारे में बताऊंगा. आई डोंट नो मच अबाउट ट्रेड. कोई 15,000 करोड़ कर रही है, 1500 करोड़ कर रही है, या कोई 2000 करोड़ कर ले, अच्छी बात है. आई फील इट्स ग्रेट. ये ज़रूर आप कह सकते हो कि शायद फिल्में साउथ में ज़्यादा बेहतर बनती है, बट ये आपका नज़रिया देखने का. मैं इतनी फिल्में साउथ की देखता नहीं हूँ, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं. मैंने हाल ही में जब दंगल देखी, हाल ही में जब मैंने गुलजार साहब की जो बेटी है उनकी फिल्म तलवार देखी, और दूसरी एक दो पिंक देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म. तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में अच्छी फिल्में नहीं बनती हैं.
जाहिर है कि हमारी फिल्में, हमारी इंडस्ट्री में भी फिल्में अच्छी बनती है। बॉलीवुड में, हिंदी सिनेमा, बॉलीवुड लफ्ज़ से मुझे नफ़रत है, हिंदी सिनेमा में भी अच्छी फिल्में बनती है, शायद इतनी नहीं जितनी साउथ में बनती है, बट ये आप कह नहीं सकते हो कि हिंदी सिनेमा में अच्छी फिल्में नहीं बनती। दंगल कमाल की फिल्म थी, तलवार कमाल की फिल्म थी, पिंक बहुत अच्छी फिल्म थी, और मैं समझता हूँ आने वाले साल में भी बहुत अच्छी फिल्में बनने वाली हैं। सर इस मौके पर कोई एक गाना? अरे गाने से कहाँ अभी यार, आरजे बनाओ, क्यों मेरी यार पेट पे लात मार रही हो? आरजे बनेंगे, लोगों को एंटरटेन कैसे करेंगे? सिर्फ अब उसमें थोड़ा बातचीत भी करने दो ना मुझे प्लीज़ यार, ये थोड़ा भी गाना वाना फिर अलग माहौल हो जाएगा। बातचीत कर ले थोड़ा लोगों से, आखिर में कर लेंगे गाना। So now you become RJ. In future, are you planning to become an actor? आप दुआ करो तो हो जाऊँगा। मैंने एक वैसी छोटी फिल्म की है एज अ शॉर्ट फिल्म। इट वाज कॉल्ड, यशराज ने वो जब छोटी शॉर्ट फिल्म्स लॉन्च की थी, इट वाज कॉल्ड लव शॉर्ट्स। आई डन अ शॉर्ट फिल्म कॉल्ड फायर्ड विद अ ब्यूटीफुल एक्टर कॉल्ड तिलोत्तमा शो। तो सब जगह हाथ पैर मार रहा हूँ, पता नहीं कहाँ पर लग जाए। Are you interested in a romance or biopic? You're asking a lot of questions, but I'll answer since. सर रिसेंटली लाइव कॉन्सर्ट की बात करें, रिसेंटली तो जस्टिन बीबर का लाइव कॉन्सर्ट जी, जस्टिन बीबर या राइट, तो उसमें जो उन्होंने लिप-रिंग की है वो सही लगता है आपको? उनके फैंस जो उनको इतना प्यार करते हैं, उनके लिए इतना वेट कर रहे थे, आके उन्होंने लाइक अपने सॉन्ग गाने के ऊपर लिप-रिंग करके चले, ये सही लगता है आपको? देखिए, मैं एक्चुअली किसी और के म्यूज़िक के बारे में मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। बहुत सारे लोग आके बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो मैं ये नहीं करूँगा, मैं कोई लाइव कॉन्सर्ट में जाके लिपसिंग नहीं करूँगा। लेकिन जस्टिन बीबर ने अगर किया है तो लोगों ने पैसे दिए उसको देखने के लिए, सो व्हाट कैन आई से। पर मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि ये पूरे कॉन्सर्ट में मैं भी शामिल था, मैं था एज एन ऑडियंस, और पूरे कॉन्सर्ट में उसने लिपसिंग नहीं किया, कुछ गाने उसने लाइव गाए बेशक। और जस्टिन बीबर का म्यूज़िक ऐसा है कि उसने जो एल्बम जो बनाई है, उसकी लास्ट एल्बम पर्पस, वो ऐसी एल्बम है कि कुछ चीज़ें लाइव करना नामुमकिन है उसमें। शायद अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं कह सकूँगा कि हाँ, उसको शायद कुछ अलग तरीके से पेश करना चाहिए था कॉन्सर्ट, और पर ये उसका प्रेरोगेटिव है, ये उसका डिसीजन है। लोगों ने 50,000 75,000 तक पैसे देकर उसको देखे हैं, और उसके बहुत चाहने वाले हैं दुनिया में, और मैं भी उसका फ़ैन हूँ, मुझे भी उसका म्यूज़िक पसंद आता है, इसलिए मैं कॉन्सर्ट में था। मैं भी DY पाटिल स्टेडियम में गया था देखने के लिए। मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी, कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगी। थैंक यू Sir, you have not given my answer. Yes, please tell me answer. That I asked the question. Are you interested in biopic or comedy or romance? I am not interested in biopic, I'm not interested in romance, I'm not interested in comedy. I'm interested in good cinema that has a message. For instance, and that changes our society for the betterment. I loved films like Chak De India, जिसमें पेट्रियाटिज्म है, जिसमें स्पोर्ट्स और विमेंस हॉकी को और विमेंस टीम स्पिरिट को एक बढ़ावा दिया जाता है। आई लव्ड दंगल बिकॉज उसमें किस तरह से दो लड़कियां जो एक गांव से बिलोंग करती है, उनके पास कोई साधन नहीं है, कोई वो नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, उसके बावजूद वो जाके गोल्ड मेडल जीतती है हमारे देश के लिए। तो ऐसी फिल्में जो है, जो इंस्पिरेशनल, जिसमें इंस्पिरेशनल एस्पिरेशनल क्वालिटी हो, वो उससे मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है। कॉमेडी फिल्म्स अच्छी होती है, एक तरीके से एंटरटेनिंग होती है, पर जैसे हम फास्ट फूड जैसे बर्गर खाते हैं और फिर डकार मार के भूल जाते हैं, वैसी तरह की होती है। आई लाइक फिल्म्स दैट स्टे ऑन विथ मी एंड आई लाइक सिनेमा दैट स्टेज ऑन फॉर एवर एंड एवर। Any recent favorite song of yours? Recent famous फेवरेट सॉन्ग, यार मैं कुछ बायस्ड हूँ अपने खुद के म्यूज़िक के लिए, लेकिन मैं फिर भी कह देता हूँ। हाल ही में हमने एक फ़िल्म की थी पूर्णा,
Purna was a film about a young girl climbing Mount Everest. 13 साल की लड़की जो वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट एवरेस्ट माउंट क्लाइंबर है, उसकी फिल्म हमने की थी, बायोपिक थी वो। उसमें एक गाना था कुछ पर्वत हिलाए, वो आजकल मेरा फेवरेट गाना है। So sir, lastly, आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे एज एन आर्टिस्ट? मैं अपने फैंस को यही कहना चाहूँगा कि अपने दिल में कोई भी अगर कोई ख्वाहिश हो या कोई थॉट हो, कोई ड्रीम हो, उसको ड्रीम ही बन के मत रखो, उसको पूरा करने की कोशिश करो।